हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचय की तैयारी और पशु परिचय के अंदर हमने पढ़े थे राजस्थान भूगोल और भूगोल के अंदर अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अफवाह तंत्र के अंदर भी हमने आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ ली थी और उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियां हम पढ़ रहे थे। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ पर विलय होते हैं, यानी कि गोगोंदा के पहाड़ी उदयपुर से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सही नदी, हाथीमती नदी, मधुमती नदी, ये चीजें हमने देख ली थी। और सही नदी पर सही जल सुरंग बना हुआ है। मानसी नदी पर मानसी वाकल जल सुरंग बना हुआ है। ये चीजें हमने देख ली थी किसके बारे में? साबरमती नदी के बारे में। और यह भी देखा था कि साबरमती नदी उद्गम और कोटड़ा उदयपुर तक इसको वाकल नाम दिया जाता है और कोटड़ा उदयपुर के आगे जाने के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। फिर हमने पढ़ी माही नदी, जो कि उल्टे यू आकार में बहती है। हमने उल्टे यू आकार में ही चित्र बनाकर देखा था। फिर हमने देखा कि ये 3 जिलों के अंदर प्रभावित होती है। कौन कौन से जिलों में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर ये प्रभावित होती है। हमने ये भी देखा कि माही नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं होता, इसका उद्गम एमपी में मेहर झील से होता है और ये गिरती कहाँ पर है? ये खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है। ये हमने देख लिया था। फिर हमने इसके ऊपर बांध भी देखी, लेकिन आज हम उसको पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि जिन भी स्टूडेंटों को चित्र से अच्छे से समझ में नहीं आया है वो चीजें इस क्लास में डिटेल के साथ देख सकता है। और यदि कोई चाहता है कि हम चित्र के साथ ही समझना बेस्ट समझते हैं तो जो आज की क्लास है उसके पीछे की क्लास में माही नदी पढ़ाई गई थी और साथ में साबरमती पढ़ाई थी, उसमें आप दे सकते हैं। सारी क्लासें प्लेलिस्ट में है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी संपूर्ण जो भूगोल की अब तक क्लासें हो चुकी हैं वो आप देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी नदी अफवाह तंत्र के अंदर। आज हम पढ़ते हैं माही नदी। क्या पढ़ते हैं? माही नदी। अब ये माही नदी है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके उपनाम क्या क्या है। माही नदी का उपनाम क्या क्या है? माही नदी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ बहती है, तो वहां पर एक त्रिवेणी संबर बनाती है, सोम, माही और जाखम। सोम माही बनाती है, ये बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। और वहां पर एक बेणेश्वर सभ्यता, बेणेश्वर मेला भी भरता है, जो कि आदिवासियों की तीर्थ है। इसलिए आदिवासियों में ये महत्वपूर्ण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा, इसे एक तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। एक हमने देखा था कि जो यहाँ से बांसवाड़ा से और प्रतापगढ़ के मध्य जब नदी बहती है तो इस नदी को कहते हैं काठल का किनारा। इसके किनारे को कहा जाता है काठल। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है काठल की गंगा। क्या नाम कहा जाता है इसे? काठल की गंगा। इसे क्या कहा जाता है? काठल की गंगा कहा जाता है। हमने देख लिया कि आदिवासियों का महत्वपूर्ण तीर्थ इस नदी के किनारे है। इस नदी के 3 नदियों की संगम पर है, इसलिए इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है और इसे काठल की गंगा कहा जाता है। और किसे क्या कहा जाता है? हमने देखा कि ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ काठल का किनारा होने पर इसके किनारे को काठल कहते हैं, उसकी वजह से इसे काठल की गंगा कहते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो किनारा बनता है उसे मेवल कहते हैं। तो इसे और किस नाम से जानेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? मेवल की गंगा। क्या कहेंगे? मेवल की गंगा। और किस नाम से जानेंगे इसे? मेवल की गंगा। आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा और मेवल की गंगा। अब ये बहती कहाँ पर है? क्या पूर्व दिशा में आती है या उत्तर दिशा तक आती है या पश्चिम तक या दक्षिण में ही? हम देखते हैं कि ये ओनली दक्षिणी राजस्थान तक बहती है। दक्षिणी राजस्थान में 3 जिलों को टच करके वापस खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो इसलिए हम इसे और क्या कह सकते हैं? इसलिए हम इसे कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान की गंगा। क्या कहेंगे इसे हम? दक्षिणी राजस्थान की
गंगा। एक हम इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से जाने जानेंगे। किस नाम से? दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। और क्या नाम से हम जान सकते हैं इसको? अब देख लो, हमने सभी के नाम से कह दी कि इनकी गंगा है, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि जब हम दक्षिणी राजस्थान पढ़ते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तो दक्षिणी राजस्थान को किस नाम से हम बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं और वागड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वागड़। तो इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों को हम एक साथ बोलते हैं वागड़ कहते हैं। जैसे मारवाड़, मेवाड़, मेवात, ऐसी चीजें हैं, इन नामों से जानते हैं। वैसे ही इन तीन जिलों को हम किस नाम से जाने जाते हैं? वागड़ के नाम से। तो और इसे क्या कहा जा सकता है? तो और इसे कहा जा सकता है कि वागड़ की गंगा। क्या नाम जाना जाता है? वागड़ की गंगा। ये हमने देखे। इसके उपनाम क्या क्या नाम देखे? आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, मेवल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा और वागड़ की गंगा। ये हमने क्या पढ़ा है? माही नदी का क्या पढ़ा है? उपनाम पढ़ा है। अब नेक्स्ट आते हैं कि माही नदी का उपनाम हमने पढ़ लिया, तो हम देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो हमने कल ही मानचित्र में देखा था कि मेहन झील एमपी में निकलती है, और यदि पहाड़ियां आ जाए तो कौन सी पहाड़ियां होगी? अमरोह की पहाड़ियां, एमपी। तो इसका अगर हमसे पूछा जाए तो उद्गम, और उद्गम कहाँ पर होगा? अमरोह की पहाड़ियां। और अगर पहाड़ियां, और अगर हमसे झील पूछे तो मेहन झील। और ये दोनों ही है कहाँ पर? तो ये है एमपी में। एमपी का अर्थ क्या है? एमपी का अर्थ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी क्या है? मध्य प्रदेश, एमपी। तो अमरोह की पहाड़ियां, मेहन झील, एमपी से ये नदी निकलती है, निकल गई। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद देखा था कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा कि राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? तो राजस्थान में प्रवेश इसका होता है खादूग्राम, बांसवाड़ा। क्या नाम है? खादूग्राम, बांसवाड़ा से इस नदी का राजस्थान में क्या होता है? प्रवेश होता है। ये चीजें हमने देख ली। अब आता है कि उद्गम हो गया। अब देखते हैं कि ये किन किन जिलों के अंदर बहती है। भाव क्षेत्र देखेंगे तो मैंने बताया आपको कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नेक्स्ट हमारा आएगा कि बहाव के जिले। तो बहाव के जिले के अंदर हम क्या करेंगे? बहाव के जिले में हम करेंगे बांसवाड़ा, क्योंकि ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद डूंगरपुर। और क्रम भी पूछे तो भी ऐसे ही आएगा कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर इसके क्या है? बहाव के जिले हैं। ये हमने देख लिया। और क्या देखा था? हमने देखा था कि यहाँ पर बांध कौन कौन से बने हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि नदी पर बांध। अब नदी पर बांध कौन सा था? तो सबसे पहले हमने देखा था कौन सा बांध? हमने देखा था वो बांध बांसवाड़ा के अंदर था, कागदी पिकअप बांध, जाखम बांध और सागवाड़ा बांध। ये हमने देखा था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? कौन सा बांध? कागदी, या एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि कागदी पिकअप बांध भी आता है, तो हम दोनों ही लिखेंगे, कागदी या पिकअप। काफी जगह ये कागदी पिकअप एक जगह भी लिख दिया जाता है, और काफी जगह इन दोनों को अलग अलग भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइए। अगर कागदी पिकअप आ जाता है तो भी ठीक है, कागदी या पिकअप आ जाता है तो भी ठीक है। तो कागदी पिकअप बांध कहाँ पर स्थित है? ये बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये बांध स्थित है बांसवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये बांध? बांसवाड़ा में स्थित है। और कौन सा बांध हमने देखा था? एक बांध हमने देखा था कि माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध देखा था? दूसरा बांध हमने देखा था माही बजाज सागर बांध। कौन सा देखा था? हमने माही बजाज सागर बांध देखा था। और ये है कहाँ? ये है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? बोरखेड़ा
खेड़ा बांसवाड़ा, ये है कहाँ पर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि इनकी स्थान क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं कि ये बांसवाड़ा के अंदर है, लेकिन काफी बार एग्जाम में होता है कि वो स्थान दे दिए जाते हैं और स्थान देकर पूछा जाता है। तो हम स्थान हमने देख लिया कौन सा है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। अब ये हम इसकी डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे कि माही बजाज सागर बांध सबसे बड़ा बांध है, क्या राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगर हमने ये कहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। अगर ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है तो इसकी लंबाई भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, जो कि इसकी लंबाई है 31.9। कितने हैं, 31.9। तो हम लिखेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध लंबा बांध। कौन सा बांध है, सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है, ये माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो लंबा बांध है तो फिर हमें इसकी लंबाई भी लिखनी चाहिए। तो इसकी लंबाई कितनी है, 31.9 मीटर। कितनी, 31.9 मीटर। माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा से प्रवेश करता है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और एक चीजें और यहाँ पर देखने की, इसकी लंबाई अगर हमसे पूछा जाता है तो कितनी है, 31.9 मीटर सबसे मतलब सबसे लंबाई है। ये हमने माही सागर बांध देख लिया। एक हमने देखा था लास्ट में, सागवाड़ा बांध लिखा था कल वाली क्लास में। और सागवाड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, तो वो डूंगरपुर में। तो तीसरा बांध है सागवाड़ा बांध। और ये सागवाड़ा बांध है कहाँ पर स्थित है, ये सागवाड़ा नामक स्थान है, सागवाड़ा डूंगरपुर, ये हो गए। और एक चौथा बांध है कडाना बांध, कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये कडाना बांध स्थित है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। अब देखना नदी पर जो बांध है वहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि अगर ये क्वेश्चन आए कि नदी पर टोटल कुल कितने बांध है, तो कितने आएंगे, 4। अगर क्वेश्चन ये आता है कि माही नदी पर राजस्थान में कितने बांध बने हुए हैं, तो कितने आएंगे, 3। अगर राजस्थान में पूछे विशेषकर नाम देकर के राजस्थान में कितने बांध हैं, तो आएगा 3। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि माही नदी पर कितने बांध है, तो आ जाएंगे 4, क्योंकि 3 राजस्थान में स्थित है और चौथा बांध कडाना बांध गुजरात में स्थित है। तो कौन कौन से बांध है, कागदी पिक्कप बांध बांसवाड़ा, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर, सागवाड़ा बांध सागवाड़ा डूंगरपुर में और कडाना बांध गुजरात में। ये हमने देख लिया। अब यहाँ से एक हमारा पॉइंट रह जाता है, वो कौन सा है, सहायक नदियों का। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं सहायक नदियां। कौन से देखते हैं, सहायक नदियां देखते हैं। आप सभी ने देख ली होगी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसकी सहायक नदियां। क्या पढ़ेंगे हम आगे हम पढ़ेंगे सहायक नदियां। माही नदी की क्या पढ़ा हमने। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सहायक नदियां। अब इन सहायक नदियों के अंदर हमने सबसे पहले आप इमेजिंग करो और कल वाली चीजें जो हमने देखी थी, जो चित्र बनाया था, उसको इमेजिंग करो और देखो। तो जैसे ही हमने अमरोल की पहाड़ी एमपी से जब नदी निकाली थी, उसके बाद हम खादूग्राम बांसवाड़ा में प्रवेश करे थे। उसके बाद हमने सबसे पहले नदी कौन सी ली थी, ऐसे क्रम में भी पूछा जाता है, ईरू नदी ली थी और वैसे भी पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में आता है कि सहायक नदियां कौन कौन सी है या कौन कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम टोटल सहायक नदियों को एक लाइन में लिख लेते हैं, फिर उसको क्रम वाइज हम करते रहेंगे। तो सहायक नदियों में एक तो आ जाएगा ईरू नदी,
एक इसको बोलते हैं, काफी में तो चाप भी बोलते हैं, काफी में छाप भी बोल देते हैं, चाप या छाप नदी भी, लेकिन आप चाप ही ध्यान रखिए। चाप नदी, इरू नदी, चाप नदी, और कौन सी, सोम, एक नदी जाखम, एक कौन सी नदी होगी ही इसके अंदर, इरू, चाप, सोम, जाखम और मोरेन, और एक नदी कौन सी है, अनास। कौन सी नदी है, अनास। इरू, चाप, सोम, जाखम, मोरन और अनास किसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं माही नदी की। इरू, चाप, सोम, जाखम, मोरम और अनास नदी, ये हो गई। अब हम एक एक नदी लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम नदी। अब हम देखते हैं कि सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सोम नदी का उद्गम हमने कल वाले भी जब चित्र बनाया था तब देखा था कि बिचमेड़ा की जो पहाड़ियां थी, कहाँ पर, उदयपुर में, वहां से सोम नदी निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, बिचमेड़ा की पहाड़ी, बिचमेड़ा, बिचमेड़ा की पहाड़ी। बिचमेड़ा की पहाड़ी है कहाँ पर, उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। तो बिचमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से क्या होता है, इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। तो इसका विलय कहाँ पर होगा, तो इसका विलय हम अगर देखें, विलय नवटापुर ग्राम, ये है कहाँ पर के पास, नवटापुरा डूंगर के पास, ग्राम लिखो तो ग्राम, नवटोपरा ग्राम डूंगरपुर के पास, किस में विलय हो जाती है, पास, माही में विलय क्या हो जाती है, नवटापुरा ग्राम डूंगरपुर के पास माही नदी के अंदर सोम नदी क्या होती है, विलय हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि इस सोम नदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है। तो इसके ऊपर हम अगर बांध देखें तो बांध कौन सा है, सोम कागदर बांध। अब ये है कहाँ पर स्थित है, पहले तो हम इसको उदयपुर में पढ़ते थे, लेकिन अब जो न्यू जले बने हैं तो सलूम्बर बने हैं। तो आप दोनों चीजें याद रखें, सलूम्बर और उदयपुर, जैसा एग्जाम में ऑप्शन आता है आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करोगे। तो इसका हम कह देते हैं सलूम्बर, और सलूम्बर नहीं आया तो उदयपुर होगा, और अगर उदयपुर नहीं आया तो सलूम्बर होगा। हमें दोनों तरफ से अपने हर तरीके से एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रख सकते हो कि जब बाबर ने युद्ध लड़ा था, पहले तो उसकी हार हो गई थी, लेकिन जब उसने दोबारा युद्ध किया था तब तुगलकामा पद्धति अपनाई थी और अपन राजस्थान वालों ने नहीं अपनाई थी। और उस पद्धति में क्या था कि वो चारों तरफ से वार कर दिया था, तो अपने वाले सैनिक समझ ही नहीं पाए थे कि किधर से वार हो रहा है। इस वजह से अपनी हार हो गई थी, क्योंकि अपन एक दिशा, एक की तरफ देख लेते हैं, उसको चारों तरफ से नहीं गिरती। ये चीजें हमें अपनी स्टडी में अपना चाहिए कि हमें कोई चीज नहीं छोड़नी। अगर हमें राजस्थान में है तो राजस्थान के पूरे सिलेबस को चारों तरफ से घेर लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। तो अच्छे से हम ऐसे स्टडी कर सकते हैं। तो बांध, सोम कागदर बांध कहाँ पर स्थित है, सलूम्बर में स्थित है। अब मैंने आपको ये बताया कि नवटापुरा ग्राम डूंगरपुर के पास ये विलय होती है, तो ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है, नवटापुर डूंगरपुर। और इस नवटापुर डूंगरपुर में अगर ये स्थित है, इसमें नवटापुरा डूंगरपुर, और नदियां कौन कौन सी है, तो इसमें एक तो आ जाएगी सोम नदी, एक आ जाएगी, ये माही में विलय होती है माही नदी, और यहीं पर एक नदी इसी माही की सहायक नदी और आती है, जाखम नदी। यहाँ पर क्या होता है कि त्रिवेणी संगम बनाती है, और इस त्रिवेणी संगम पर कौन सा धाम स्थित है, तो यहाँ पर जो स्थित है वो क्या स्थित है, नवटापुरा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम स्थित है। वहां पर वागड़ का पुष्कर कहा जाता है उसे, और आदिवासियों का
कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। तो नवटापुरा डूंगरपुर में क्या है? बेणेश्वर धाम। पर बेणेश्वर धाम स्थित है और इस बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और वागड़ का पुष्कर इसको कहा जाता है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? तो यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को लगता है। तो यहाँ पर मेला, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मेला लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? आदिवासियों का कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पर? नवटापुरा डूंगरपुर लगता है। और यहाँ पर किन नदियों का संगम होता है? माही, सोम, माही और जाखम का यहाँ पर क्या होता है? इनका त्रिवेणी संगम बनाती है। और एक नदी और हम देख लेते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पर देखी जाखम नदी। कौन सी देखेंगे हमने? जाखम नदी। अब जाखम नदी का भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ पर होता है। क्या? इसका उद्गम देखेंगे और इसका विलय देखेंगे। तो जाखम नदी का उद्गम मैंने कल भी आपको बताया था कि भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। कहाँ से? भंवर माता मंदिर। ये भंवर माता मंदिर है कहाँ पर? छोटी सादड़ी में। और ये छोटी सादड़ी है कहाँ पर? ये छोटी सादड़ी। और ये छोटी सादड़ी है कहाँ पर? ये है प्रतापगढ़ में। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो जाखम नदी का उद्गम भंवर माता मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। तो इसका विलय कहाँ पर होगा? वहीं पर होगा जहां पर सोम नदी का विलय हुआ था। तो सोम नदी का विलय कहाँ पर हुआ था? नवटापुरा डूंगरपुर में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नवटापुर और डूंगरपुर। नवटापुरा डूंगरपुर में माही नदी में विलय किसमें हो जाएगा? माही नदी के अंदर क्या हो जाएगा? इसका विलय हो जाएगा। और क्या देखा? अब इस पे हम देखते हैं बांध। ये हमने देख लिया। अब इस पे बांध कौन सा है? तो नदी कौन सी है? जाखम नदी। तो बांध भी कौन सा बनेगा? जाखम बांध। कौन सा बांध बनेगा? जाखम बांध यहाँ पर बनेगा। कौन सा बांध बनेगा? जाखम बांध बनेगा। और जाखम बांध है कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में है। ये क्या है कि राज्य का सबसे ऊंचा, क्योंकि लंबा तो हमने पढ़ लिया, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। कितनी है? इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। और सबसे लंबा कौन सा बांध है? तो हमने अभी देखा था इसके अंदर सबसे लंबा बांध भी हमने देखा था। कौन सा था? माही सागर बजाज बांध देखा था, वो की सबसे लंबा था। 3109 लंबाई इसकी मीटर उसकी क्या थी? लंबाई थी। तो ये हमने देखा जाखम बांध। तो क्या पढ़ा हमने? माही नदी का उद्गम देखा, माही नदी का विलय देखा। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर माही नदी की सहायक नदियां देखी। इसकी सहायक नदियों की ईरू, चाप, सोम, जाखम, मोरेन और अनास होता है। ये दो ही नदियां इसके अंदर इम्पोर्टेंट ज्यादा है। और ईरू या चाप का हमें ये नहीं पूछा जाता है कि क्या है या नहीं है। फिर हमने सोम नदी पूछी। इसका उद्गम बिछमेड़ा के पहाड़ी उदयपुर से होता है। इसका विलय नवटापुरा ग्राम डूंगरपुर के पास में विलय होती है। फिर हमने क्या देखा कि बांध कौन सा है? सोम का अगर बांध है जो कि सलूम्बर उदयपुर में स्थित है। त्रिवेणी संगम नवटापुरा डूंगर में त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियां बनाती है? तो सोम, माही और जाखम नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है। नवटापुरा डूंगरपुर में क्या स्थित है? बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों को वागड़ का पुष्कर कहते हैं। मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। उसके बाद हमने देखा जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। और उसका विलय कहाँ पर होता है? जहाँ पर ही सोम नदी का विलय होगा वहीं पर जाखम होगा।
कौन सा, नौटापुरा डूंगरपुर के पास माही नदी में विलय हो जाता है। और बांध कौन सा बना हुआ है, जाखम बांध बना हुआ है कहाँ पर, जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। और पूछा जाए कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आ जाएगा 81 मीटर पर सबसे ऊंचा बांध स्थित है। और क्या स्थित है, यहाँ पर आप जानते हैं कि गलियाकोट स्थित है। गलियाकोट किस लिए प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और वहां पर क्या है, बोहरा संप्रदाय है। तो चलिए क्या हम देखें इसके अंदर बाकी चीजें हम कल में देखते हैं कि इसके किनारे क्या क्या है और इसके किनारे कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। और ये भी देखेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पहले एग्जाम में काफी फेवरेट क्वेश्चन हुआ था, लेकिन हम ये भी चीजें छोड़ेंगे नहीं। बाकी इनके तथ्य है वो कल की क्लास में देखेंगे, क्लास से लंबी ज्यादा हो जाएगी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको खुद को समझने के लिए होती है कि हर चीज की आप छोटे क्वेश्चन नहीं कर सकते। खुद समझिए कि अगर आपने ये चीजें पढ़ी है तो इसका क्षेत्र आगे भी बढ़ा होगा, शायद आपने नहीं बढ़ाया होगा। आई होप ये छोटी सी कोशिश है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन भी स्टूडेंटों को इन वीडियो की आवश्यकता है या उनको इन टॉपिक से सहायता मिलती है, तो वही मेरी सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी कि आप उनको शेयर करते हो। ठीक है, अब हम कल के क्लास में मिलते हैं। तो चलिए चैनल को शेयर करना ना भूलिए, और वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ताकि हमें लगे कि आपको कैसा मैटर पसंद में आया या नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।